कहते हैं इतिहास गुजरे हुए कल और आज के बीच कभी न खत्म होने वाली बातचीत है। ईएचकार की ये बात आज की हमारी चर्चा पर एकदम फिट बैठती है। आज हम चोल इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं, खासतौर पर द प्रिंट में छपे एक हालिया लेख के नज़रिए से। ये विषय आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, आपने भी देखा होगा। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव हुए हैं, प्रधानमंत्री ने भी चोल वंश का जिक्र किया, और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये खास तौर पर अहम है। बिल्कुल, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि इतिहास को कैसे समझा और मतलब समझाया जाता है और आज की राजनीति में उसका इस्तेमाल कैसे होता है। सही कहा। तो हमारा इरादा सिर्फ जय जयकार से आगे बढ़कर चोल समाज और उनकी विरासत की जो उलझने हैं उनको समझने का है। चलिए जरा इस पर और बात करते हैं। तो हाल फिलहाल चोलों पर काफी ध्यान गया है। राजेंद्र प्रथम की सहस्त्राब्दी भी मनाई गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ राजाओं की जीत का जश्न मनाना काफी है? ज्यादातर जानकारी तो हमें मंदिरों की दीवारों पर खुदे शिलालेखों से मिलती है ना? हाँ बिल्कुल, और ये शिलालेख बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। इनसे पता चलता है कि दान सिर्फ राजा ही नहीं देते थे, समाज के कई और लोग भी शामिल थे। स्थानीय समूह जैसे वेल्लाल किसान हो गए, ब्राह्मण जमींदार, व्यापारी, ये सब लोग मंदिरों और गांव के कामकाज संभालते थे। अच्छा। पर हाँ, ये भी सच है कि वक्त के साथ जो अमीर और ऊंचे तबके थे उनका दबदबा बढ़ता गया, और जो भूमिहीन थे जैसे परायर समुदाय, उनके साथ भेदभाव भी बढ़ा। ये स्थानीय सभाएं मतलब वो उस जमाने की बड़ी ताकत थीं। अच्छा, यानी सत्ता सिर्फ राजा के हाथ में केंद्रित नहीं थी। नहीं, उतनी नहीं जितनी शायद हम सोचते हैं। इसी से जुड़ा एक पुराना नजरिया है नीलकंठ शास्त्री का, 1930 के दशक का। उन्होंने चोलों को एक केंद्रीय मजबूत राज्य के तौर पर देखा, लेकिन ऐसा राज्य जो स्थानीय स्वशासन का सम्मान करता था। ये तस्वीर उस समय जो आजादी के दीवाने थे उनके आदर्श राज से काफी मिलती थी। हाँ बिल्कुल, शास्त्री का काम बहुत प्रभावशाली रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो हाल की खोजें हैं, जैसे विटनी कॉक्स का काम है या पांडिचेरी के फ्रांसीसी संस्थान का, वो तस्वीर को थोड़ा और जटिल बनाते हैं। कैसे? वो बताते हैं कि शाही प्रशस्तियां मतलब राजाओं की तारीफ में लिखे गए लेख, वो बड़े सूझ समझकर इस्तेमाल होते थे। एक तरह का सियासी लेन देन था राजा और स्थानीय ताकतों के बीच। जीत, मंदिरों को दान और लोगों का समर्थन, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। राजाओं को लगातार जीतना पड़ता था ताकि वे दान दे सकें और अपना रुतबा बनाए रख सकें। ओह! और दिलचस्प बात यह है कि मध्ययुगीन तमिल समाज काफी हलचल भरा था। राजा और स्थानीय समूहों के बीच लगातार खींचतान चलती रहती थी। तो फिर 20वीं सदी से पहले लोग चोलों को कैसे याद करते थे? क्या तब भी ऐसी वीर गाथाएं थी? नहीं, तब तस्वीर ज्यादा मिली जुली थी, मतलब एक जैसी नहीं थी। शैव धर्म से जुड़े स्रोतों में तारीफ मिलती है, हाँ, पर दूसरी परंपराएं हैं, जैसे मैकेंसी की जमा की हुई पांडुलिपियां हैं, श्री वैष्णव कथाएं हैं, या फिर किसानों की लोक कथाएं, उनमें आलोचना भी मिलती है या कमजोर पहलू भी दिखते हैं। अच्छा। और एक और मजे की बात, उनकी जो समुद्री विजयों का जिक्र है वो शुरू में आम लोगों की यादों का उतना बड़ा हिस्सा नहीं था। तो फिर 20th सेंचुरी में ये नायक वाली छवि कैसे बन गई एकदम हाँ, से? ये एक बड़ा बदलाव था। इसमें दो चीजों का बड़ा हाथ रहा। एक तो अकादमिक दुनिया में शास्त्री का काम, और दूसरा आम लोगों के बीच कल्कि का मशहूर नॉवल पोन्नियन सेल्वन। इन दोनों ने मिलकर चोलों की एक आदर्श राष्ट्रवादी छवि गढ़ी। हाँ, वो नॉवल तो बहुत मशहूर हुआ। बिल्कुल, पर इसमें दिक्कत ये हुई कि इतिहास की जो बारीकियां थीं, जैसे अलग अलग स्रोतों की जांच परख या समाज की अंदरूनी दिक्कतें, वो आम लोगों तक नहीं पहुंची। नतीजा ये हुआ कि एक सुनहरे तमिल इतिहास का ख्याल बन गया, जिसमें जात पात का भेदभाव या मंदिरों की राजनीति जैसी बातें या तो गायब थीं या बहुत कम थीं। और अब तो और भी दिलचस्प हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि कैसे इस क्षेत्रीय मतलब तमिल राष्ट्रवादी नजरिए को एक बड़े उपमहाद्वीपीय यानी हिंदुत्व कहानी में ढाला जा रहा है, या कहे कि अपनाया जा रहा है। हाँ, ये एक नया मोड़ है। कुछ बातें मिलती जुलती हैं, जैसे महान हिंदू राजा का विचार, पर बड़े फर्क भी हैं। जैसे तमिल राष्ट्रवादी अक्सर संस्कृत या ब्राह्मण संस्थाओं को चोलों के दिए संरक्षण को नजरअंदाज करते हैं और उन्हें कभी मुस्लिम विरोधी नहीं मानते। अच्छा। जबकि जो नई कहानी गढ़ी जा रही है उसमें ये पहलू जोड़े जा रहे हैं। और यहीं पे वो मनगढ़ंत इतिहास वाली बात आ जाती है, जिसका जिक्र लेख में भी है। बिल्कुल, जैसे वो चोलों का महमूद गजनवी पर सर्जिकल स्ट्राइक करना, ये सब। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या हम वाकई इतिहास का जश्न मना रहे हैं
या उसे आज की जरूरतों के हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे हैं। सही। ये रवैया मध्ययुगीन लोगों को आज के सियासी खांचों में फिट करने की कोशिश करता है और उस दौर की जो असली चिंताएं थीं, समाज का जो ताना बाना था, उसको अनदेखा कर देता है। तो मतलब बात ये निकल कर आती है कि सिर्फ योद्धा राजाओं पर ध्यान टिकाए रखना इतिहास को बहुत सपाट बना देता है। हाँ, बिल्कुल। ये आम लोगों की जिंदगी, समाज की उलझनों और उस दौर के असली, कह सकते हैं, रूह को हमसे छुपा लेता है और अक्सर आज के राजनीतिक मकसदों को पूरा करने का औजार बन जाता है। सही कहा। इतिहास से जुड़ने के और भी रास्ते हैं, ज्यादा गहरे रास्ते। हम पुरानी जगहों की खुदाई पर ध्यान दे सकते हैं, शिलालेखों के अलावा दूसरे दस्तावेजों को देख सकते हैं, पांडुलिपियों का अध्ययन कर सकते हैं। इससे हमें सिर्फ राजाओं की नहीं, बल्कि पूरे समाज की, रोजमर्रा की जिंदगी की बेहतर समझ मिलेगी। लगातार फोकस है। ये आज हमारे अपने समाज के बारे में क्या बताता है? यूपीएससी की तैयारी करने वालों और इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले सभी सुनने वालों के लिए ये याद रखना जरूरी है कि किसी भी ऐतिहासिक कहानी को सुने, पढ़ें, पर उसकी गहराई से पड़ताल जरूर करें। इस बातचीत पर आपके क्या ख्याल हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी भरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।